जिस तरह की वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड मार्केट ने हमें दिखाई इस वीक, निफ्टी में भी आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है 1000 पॉइंट नीचे गया और 1000 पॉइंट ऊपर भी आ गया। इस तरह की चाल जो हमें इस वीक देखने को मिली है, उसके कारण सब जगह अनईज हो चुका है मार्केट में। और जो यूएस विक्स कुछ दिखा रहा है वो अलग, उसकी एक कहानी है जिसको आज हम समझेंगे। मार्केट की साइकोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, उसको हम समझेंगे। ये सारी बातें जो नए नए चीज़ें दिखा रही हैं उसका क्या मीनिंग है, जो 2-3 नए क्वेश्चंस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अब ये क्या बाउंस की कैटेगरी में रह भी गया है या नहीं। अगर रह गया है तो अब कितना ऊपर जाएगा, और अगर नहीं रह गया है तो फिर ये पहले नीचे कितना जा सकता है। ऐसे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं मार्केट हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। चलिए सभी सवालों के जवाब समझने से पहले सेक्टर अगर हमें कुछ बता रहा है तो क्विकली उसे समझ लेते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको पता है हम ज़्यादा समय देते नहीं हैं, क्योंकि अब वहाँ ज़्यादा कुछ कहने को फ़िलहाल नहीं है। ओवरऑल ये सब बाउंस की कैटेगरी में है। हमने देखा फार्मा जो है वो आप देख रहे हो, जितनी तेज़ी थी मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था ये गुल हो सकती है अब, और वो हमने देखा पूरी गुल होती नज़र आई और काफ़ी नीचे आता नज़र आया। हालांकि कोई इशू नहीं है, अभी भी चाहे थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस आ सकता है, बट बाउंस की ही कैटेगरी में है। मेटल की बात करें तो मेटल ने अपना नीचे का लेवल ब्रेक करने की भरपूर कोशिश की है, अभी हालांकि कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि हरकतें मार्केट की हैं जो बहुत खास अच्छी नहीं है, बट स्टिल अभी तक जब तक ये कंफर्म नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मेटल परेशानी में है। ये उस सेक्टर में कहा जा सकता है जो अभी तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था और अब क्रिएट कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसके लक्षण अभी तक तो ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो वो पहले ही से प्रॉब्लम में था और अभी बाउंस की कैटेगरी में चल रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। आईटी सेक्टर में बाउंस आया ही नहीं था, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, और फॉल इसका और बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। इसमें तो कोई बाउंस आपको खास देखने को मिला भी नहीं है, राइट। तो कुल मिला के इस तरीके से आईटी अभी फ़िलहाल परेशानी में है। जल्दी ही हम इसमें वो बाउंस आता देखेंगे, डोंट वरी, मगर अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम में है। ऑटो जो एक आप कह सकते हो परेशानी में नज़र आ रहा था, अभी भी दिख रहा है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इतना बड़ा फॉल आ गया है, बाउंस कहीं से भी आ सकता है किसी भी सेक्टर में, ये याद रखिएगा। खासकर जहाँ नहीं आया है आईटी और ऑटो जैसे इंडेक्सेस में, तो इन पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये अब बाउंस वाली कैटेगरी में कभी ना कभी आएंगे। कहाँ से आएंगे वही बस हमें अब थोड़ा सा देखना है, बिना कन्फर्मेशन के आगे आगे कोई चीज़ नहीं सोचनी है। तो अभी तक ये कोई बाउंस दिखा नहीं रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा अभी समय वेस्ट नहीं करेंगे। एफएमसीजी वो बाउंस प्रॉपर दिखा रहा है और उसने अभी हार मानी नहीं है, और चलना चाहे याद रखिएगा और थोड़ा बहुत चल सकता है। मगर जो हमारा हमेशा से पॉइंट रहा है कि अभी भी ये बाउंस की ही कैटेगरी में है, उसको याद रखना है। जब तक कोई कंफर्मेशन ना दिखा दे तो कोई ऐसा चेंज नहीं है। पीएसयू बैंक भी जो बहुत अच्छा बाउंस दे रहा था, अभी भी उस बाउंस की कैटेगरी को बना के रखने में सफल रहा है। अभी भी बाउंस और थोड़ा बहुत आ सकता है, इसकी गुंजाइश है। आएगा या नहीं वो वक्त बताएगा। रियल्टी जो फाइनली हमारा इंडेक्स है उसमें आप देखो कोई बाउंस के फिलहाल लक्षण नहीं है, और मैंने आपसे इसलिए कहा भी था कि कौन सा बाउंस कहाँ से आएगा इसमें दिमाग लगाने से अच्छा ये है, ये ध्यान रखें कि बाउंस ही आएगा, इसलिए उसमें कहीं कुछ खरीदने की कोशिश करना मेरे हिसाब से बेमानी है। जैसा मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, तो बात वही है, बाउंस कभी भी यहाँ से भी शुरू हो सकता है रियल्टी में, या नीचे जाके शुरू हो सकता है, मगर वो रहेगा बाउंस ही। सभी सेक्टर का अभी तक एक ही मीनिंग ये रहा है, ठीक है, लेकिन वो बाउंस आ सकता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। तो एक अच्छी चाल कभी भी किसी भी सेक्टर में हमें देखने को मिल सकती है। तो चूँकि अभी हमें सेक्टर्स कुछ ऐसा कुछ हिंट नहीं दे रहे हैं जिसमें हम बात ज़्यादा कर सकें, क्योंकि वो बाउंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आ ही सकता है, वो तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं। तो सीधे चलते हैं अपना ग्लोबल मार्केट पे और समझ लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में आप देखिए क्या कोहराम मचा है। पुराना सपोर्ट एरिया जो डाउ जोन्स पे हमने दे रखा था उस पर एग्जैक्टली लो लगाया है, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके नीचे भी जा सकता था। जो पैनिक में लो लगा, बहुत बड़ा फॉल आया, हमारा लेवल आपको दिख ही रहा है, उसके नीचे गया। बहुत बड़ा फॉल के बाद एक बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है। कई लोग इसको बॉटम बता रहे हैं कि पैनिक में बॉटम लग गया है और एक अच्छी चाल ऊपर की शुरू हो सकती है। होने को कुछ भी हो सकता है देखिए, लेकिन जो मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है वो मैं आज बताने की कोशिश आपको ज़रूर करूंगा निफ्टी और कंक्लूजन में। पहले सभी चार्ट्स को देख लेते हो क्या बता रहे हैं। फिलहाल ये बाउंस की कैटेगरी में नज़र आ रहा है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ।
कल कोई कुछ और अदरवाइज बोलेंगे तो हम उसको आगे पीछे बात करेंगे ही। नैस्डैक भी वही चीज़ है, इसमें तो दोनों ही लेवल इसने काट के नीचे की ओर नए लो लगाए, ये ज़्यादा परेशानी दिखा रहा है, याद रखिएगा। और ये जो भी अभी तक 40 में आई है ये भी अभी तक बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट होगा। कैसे क्या आगे करेगा वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी तक ये बाउंस नैस्डैक में भी है। रसल ने तो पहले ही जो एक ही लेवल हमने दे रखा था उसको बढ़िया से काट के नीचे ही काम कर रहा है, बहुत बाउंस भी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं रसल तो परेशानी में अब है ही। बाउंस याद रखिएगा सब जगह इतनी बड़े फॉल के बाद आ सकती है, वो कोई खास बात नहीं है, जैसा निफ्टी में हमने देखा, राइट। कैक की बात करें तो कैक जो हमारा ग्लोबल मार्केट के और इंडेक्सेस हैं उनको जरा हम डेली चार्ट पे ले आते हैं। ये फ्रांस का इंडेक्स है, देखिए आप, इसमें हमने जो सपोर्ट दिया था इस वीक वो ब्रूटली कटता नज़र आया है और उसके बाद से आपने देखा है इसकी हालत अभी तक पतली है। कुल मिला के बात वही है, इसने कंफर्म किया है कि प्रॉब्लम और आना चाहे तो आ सकती है, आएगी या नहीं वो हम देखेंगे, दूर रहने की कैटेगरी में आ गया है। सेम वही बात हम कह सकते हैं डैक्स के लिए। डैक्स जो इतना मजबूत था, आपको पता है हमारा फेवरेट इंडेक्स था, लेकिन फेवरेट होने से कुछ नहीं होता है, आउट परफॉर्मर होने से कुछ नहीं होता है, जिसके बारे में हम कई वीक से आपको बताते आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का बारे में बात करते हुए कि मार्केट जब गिरती है तो कोई फेवरेट कोई आउट परफॉर्मर नहीं होता है, जो कुछ चलते हैं वो अपने रास्ते चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, लेकिन उन पर इतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मेजॉरिटी परेशानी में रहता है। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिली है। डैक्स में रिकवरी शानदार भले हुई है मगर प्रॉब्लम में ये भी आता नज़र आ रहा है बहुत ही साफ शब्दों में। तो बस वही बात है, दूर रहने वाली कैटेगरी में डैक्स भी आ गया है। और यूके 100 ने तो सारे जो हमने बात की थी इस लो के आसपास अब आना भी नहीं चाहिए ना, वो तो एक ही कैंडल में आ गया था और नीचे चला गया। तो कुल मिला के सारे ही परेशानी में इंडेक्स फिलहाल नज़र आ रहे हैं। कितने ही परेशान करेंगे समय में, खासकर मेरे लिए प्रॉब्लम समय की है, याद रखिएगा। और अगर आगे डिस्कशन करेंगे तो कुल मिला के प्रॉब्लम समय की आ रही है, ना कि प्राइस की, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान अपना एक सपोर्ट एरिया जो हमने दे रखा था उसके नीचे एक लो लगा के फिर से उसी सपोर्ट पे आता नज़र आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी बहुत नहीं हुई है लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें इसे कैरेक्टर काउंट करना चाहिए वैसे, ठीक है, बट फिर भी हम काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये नीचे आया है और जितनी तेज़ी से ऊपर आया है ये कहीं ना कहीं भी लेवल ब्रेक हम नहीं मानेंगे। देखते हैं अगर आने वाले दिनों में ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो ज़रूर हम इसे मान लेंगे। याद रखिएगा वोलेटिलिटी में जितना ये फॉल हुआ है वो कैरेक्टर वाइज तो ठीक है मगर वो सस्टेनेबिलिटी वो उस तरह की प्रॉपरली दिखा नहीं पाया है, ज़्यादातर समय ऊपर आने में लगाया है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं आगे ये क्या करता है, कैसे करता है। वोलेटिलिटी खासकर बढ़ गई है, नो डाउट अबाउट इट, इसीलिए ऐसे समय पे काम नहीं करना होता है ऐसे इंडेक्सेस में खासकर। तो ब्राज़ील बोवेस्पा वो जो तेज़ी आ रही थी, जैसा हमने आपसे बताया था कि ऊपर चला जाएगा तो हम मान लेंगे, लेकिन हमारा जो मन था वो आपको पता है, हम यहाँ पे ही, अगर आपको याद हो हमारे वीडियोस, आप जाके नवंबर मंथ्स के देख सकते हैं वीडियोस, वहाँ आपको मिल जाएगा। हमने बात कर ली थी इसका समय बढ़ गया, अब ये नीचे भी जा सकता है थोड़ा और यहाँ समय भी बिता सकता है, तो इसका वही समय बढ़ चुका है, वही ये बिता रहा है, नीचे भी आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेगा वो हम देखेंगे, फिलहाल प्रॉब्लम में है। डॉलर इंडेक्स अपने उस रास्ते पे है जिसके बारे में ये चैनल आपको बताता आ रहा है। बहुत ही कम गिने चुने ऐसे चैनल होंगे या न्यूज़ चैनल होंगे जिन्होंने आपको बताया हो कि हम 95 और $90 जा रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वीडियो का वो भी दे दूंगा आपको लिंक, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत पहले हमने इसकी चर्चा की थी, साल भर भी हो गए मेरे ख्याल से, जब ये, याद रखिए मुझे ऐसे याद है, ये जब टॉप लगा भी नहीं था तब हमने बात की थी कि ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, यहाँ कहीं बात की थी हमने, ठीक है। और उसके बाद से इसमें थोड़ा और ऊपर गया और उसके बाद से टॉप लग गया, तब से हम बात करते आ रहे हैं, जाना है इसको 90 और उसके नीचे के एरियाज़ हैं और उस तरफ ये बढ़ता नज़र आ रहा है। नए लोज हमने देखे दोबारा 100 के नीचे, हालांकि फिर याद रखिएगा इनके पास जल्दी नहीं होती, समय होता है, फिर ये ऊपर आ सकते हैं 103.4, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ क्या है, नीचे रहें, 107.8 के आसपास ना जाएं, हमें यही देखना है बस। बाकी ये प्रॉब्लम में हम पहले बात कर चुके हैं, ये आ चुका था उस समय से, बस ये समय बिता रहा है, जाना इसको नीचे ही है। ये बात हम साल भर से ज़्यादा ही हो गया करते आ रहे हैं और उसकी यात्रा उधर ही की है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बॉन्ड यील्ड जैसा हमने कहा था, ये एरिया के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नीचे काम करना चाहिए। हमने देखा काफ़ी नीचे अच्छे से गया, मगर इस वीक जो चाल आई है वो एकदम बहुत ही, मुझे कहना चाहिए, शानदार आई है। तो अब ये कंटिन्यू क्या ऊपर कर जाएगा, याद रखिएगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैंने आपसे बताया था। तो ये 4.7 4.8 ये जो परसेंटेज एरिया है, अगर इस जोन को इसने अच्छे से पार कर दिया इस चाल को, तो वो हमेशा याद रखिएगा हमारा लेवल ये लगा हुआ है, इसके ऊपर मतलब खतरा शुरू, और ये मार्केट के लिए निगेटिव हो सकता है, सबके लिए ग्लोबली,
ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट छोटा मार्केट नहीं है, वर्ल्ड लीडर काउंट होता है। अगर नहीं लीडर आप मानते हो तो आप वन ऑफ द लीडर्स में काउंट कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए कम से कम ये आप मान के चलिए कि अगर ये बढ़ेगा तो परेशानी सब जगह इस बार ज़रूर आ सकती है। आगे देख लेते हैं बाकी इंडेक्सेस और क्या दिखा रहे हैं। ऑयल आपने देख ही लिया था, हम क्रूड ऑयल दिखा देते हैं आपको। लेवल ब्रेक करके बहुत ही शानदार तरीके से कैरेक्टर देखिए आप, ठीक है। तो वो कैरेक्टर बढ़िया दिखा के अच्छा सपोर्ट लेके उसके बाद ब्रेक करता नजर आया है हमारे एरिया को। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है। अब जब तक ये $70-75 ये जो एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं इस जोन के ऊपर नहीं आता है वापस से, तब तक ये समझ लीजिए ये बड़ी परेशानी में है। ये $50 भी जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है। जाएगा या नहीं हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। हमने आपसे कहा था क्रूड ऑयल की वजह से परेशानी तब आएगी, याद रखिएगा, जब 82-83 के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो वो लेवल हमारा सेम है और सेम ही रहेगा। और अब मैं उस लेवल को यहाँ पे लेजिटिमेटली लगा भी देता हूँ, ये रहा वो एरिया, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं चलता है तब तक किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। इसके ऊपर चलेगा, याद रखिएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम फिर मार्केट में आएगी, वरना क्रूड ऑयल की वजह से तो फिलहाल नहीं आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चल के अपने मार्केट पे आ जाते हैं, जूनियर निफ्टी देख लेते हैं। जूनियर निफ्टी को हम लोग ये 3 आवर चार्ट कर लेते हैं। नीचे से बहुत अच्छी चाल देने के बाद जो बाउंस आ रहा है वो देख लेते हैं। अभी भी बाउंस के कैटेगरी में ही चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा बाउंस आ रहा था। हमने बात की थी कि लेवल पे रेजिस्टेंस भी लिया है मगर और ऊपर जा सकता है, आपने देखा नहीं गया और एकदम नीचे नया लो लगा के फिर से ऊपर आता नजर आ रहा है। तो क्या करेगा वो देखिए वक्त बताएगा, मगर याद रखिएगा जगह इसमें अभी भी ऊपर आने की है। ये बिल्कुल 17,500 तक आ सकता है, यहाँ तक हम मान के चल रहे हैं अगर इसको बाउंस लेना है तो, ठीक है। तो वो सवाल आज का वो याद है ना कि बाउंस ये वो है कि नहीं है तभी तो आएगा, वरना नहीं आएगा फिर। तो वो क्या है आगे उसको समझेंगे। चलते हैं सीधे और समझ लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के बारे में आपको याद होगा, हमने बताया था आपसे कि ये 52,000 है और 53,000 तक भी स्ट्रेच कर सकता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन इसको 54,500 या 55,000 साइड नहीं जाना चाहिए। उधर जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी एनालाइज करेंगे दूसरी तरह से और उसको दोबारा से समझेंगे ये क्या चाह रहा है। अदरवाइज अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है और ये बाउंस की कैटेगरी में ही आएगा। हमने ये बात की थी, आपने देखा इस वीक गैप डाउन हुआ, नीचे गया और फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। फिलहाल इसकी जो चाल है, जो बिहेवियर है, अभी भी वो बाउंस वाला ही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं गलत तो हो ही सकता हूँ, तो इसीलिए इसको देखते रहेंगे इसका बिहेवियर क्या है। 53,000 तक याद रखिएगा, ज़रूर जाना चाहे तो जा सकता है, वहाँ तक कोई खास बात नहीं है, ठीक है। निफ्टी पे आ जाते हैं और समझ लेते हैं आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पे आज बहुत कुछ समझना है, तो इसीलिए कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, उनके जवाब छोटे छोटे हैं, तो जल्दी से उसको कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था टेलीग्राम पर, तो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। आई होप किसी और को ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल जिसको भी अगर है तो वो समझ ले। हमारे जो बड़ा व्यू है उसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने बियर मार्केट शब्द का इस्तेमाल, जो वर्डिंग है वो मैंने कई बार की है यहाँ पे, तो लोगों ने थोड़ा उसको गलत वे में ले लिया है। उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन जो मेरा स्टैंड है इस मार्केट को लेकर उसको पहले ध्यान से समझ लीजिए बड़ी पिक्चर में, ठीक है। तो पहले बड़ी पिक्चर समझ लेते हैं बहुत ही क्विकली कि हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि 2020 से हम एक नए बुल मार्केट में एंटर हुए हैं। 2021 की स्टार्ट में हमने अपना पहला वीडियो इस यूट्यूब का अभी भी पड़ा है, पूरे डेकेड का जो बनाया है उसमें आपको बताया है हम 2027 से 31 तक एक बुल मार्केट में रहेंगे। उसका मिनिमम टारगेट हमने निफ्टी का 35,000 दे रखा है ऑलरेडी 2021 में ही, ठीक है। और उसमें हम बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हैं। 2023 से 25 तक का जो हमारा टारगेट था, जी हाँ, जो हमारा 2-3 ईयर्स का टारगेट था वो पहले ही अचीव हो गया है 22,000 का, ठीक है। सो बड़ी पिक्चर में कुल मिला के बात ये है, हम एक 2031 तक की एक बुल रैली में कम से कम हैं, ठीक है। उसके आगे कितना चलेंगे, कैसे चलेंगे, वो मार्केट हमें जैसे जैसे चलेगी उसकी पिक्चर क्लियर होगी, उसकी आगे बात करेंगे। और बहुत दूर देखने का मेरा इंटेंशन होता भी नहीं है। जहाँ तक हम इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ तक हम बढ़िया पैसा बना सकें, हम वहाँ तक ही देखने की कोशिश करते हैं। तो 2021 में हमने 31 तक का देखा था कि आने वाले 10 ईयर में क्या हो सकता है, और अभी तक हम उस बात पे लकीली अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ कोई मिस्टेक किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि जो 2025
और मे बी 2026 थोड़ा सा प्रॉब्लम में रह सकता है। अब 2026 रहेगा नहीं रहेगा, 2025 भी पूरा रहेगा प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, ये डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल हम बुल मार्केट में हैं। मगर आने वाले जो हमें लग रहा है देखकर कि ये आने वाले 6 मंथ्स 8 मंथ्स कम से कम ये परेशानी भरे हो सकते हैं। बेयर मार्केट हमने इस ट्रेंड, इस टाइम फ्रेम के लिए बात की थी। अब आ जाते हैं अपने सवालों को लेकर कि प्रश्न क्या क्या हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी हमने इसमें बात की थी कि एक बाउंस चलना था इसको, जो 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा होना था, यानी अप्रैल मिड तक उसे चलना था। और प्राइस का एक हमने बात की थी कि इसको मिनिमम 23,800-900 तक आना था। आपने देखा वहाँ तक आया, और जो टाइम है वो इसने मगर पूरा नहीं किया और ये पूरा नीचे गिर गया। ठीक है, तो इससे जो एक सवाल निकल के आया, पहला उसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये अभी भी बाउंस की कैटेगरी में आ सकता है। तो जवाब जो है वो एक ही है, हाँ। मगर हाँ होने की भी एक कंडीशन है। क्या है उसको समझ लीजिए। अगर अब ये बाउंस रहना है अभी भी, यानी जो इसकी रिक्वायरमेंट है बाउंस की, अगर वो इसे पूरी करनी है, क्योंकि इसने इस वोलेटिलिटी में पुराने लोस को भी काट दिया। ठीक है, तो कई लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बाउंस कैसे हो सकता है। हो सकता है क्योंकि हमारे लिए रेंज भी एक बाउंस कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई लर्न करना चाह रहा है चीज़ों को, आज हम साइकोलॉजी की भी कुछ बातें करेंगे, याद रखिएगा। तो जो प्राइस को समझना चाह रहा है चार्ट्स को, तो ये समझ ले कि रेंज भी एक बाउंस की कैटेगरी में ही आता है। तो ये रेंज डेवलप कर सकता है। दिक्कत क्या आ रही है, साइकोलॉजिकल दिक्कत आ रही है, उसको समझ लीजिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है, बाउंस का काम क्या होता है। जो मार्केट को समझना चाह रहे हैं वो यहाँ से बातों को ध्यान से समझें। बाउंस का मतलब क्या होता है। बाउंस का मतलब ये होता है कि ऐसे बियर मार्केट में, याद रखिए बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उन पे बात नहीं करते हैं आज, वरना ये तो घंटों का लेक्चर बन जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो हम इस बात करते हैं कि ये जो फॉल आया है मार्केट में, ऐसी कंडीशन में बाउंस का एक ही मतलब होता है साइकोलॉजिकली, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि बॉटम लग गया है और हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और वो साइकोलॉजिकली यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस तरह का ये फॉल दिखाया, इससे जो अनईजीनेस लोगों में आ गई है, जो अनसर्टेनिटी आ गई है, इससे वो साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाई जो हम यहाँ फील कर रहे थे। अगर आपको वो फीलिंग याद करनी है तो याद करिए, जो ये पीरियड था, ये याद आ रहा है मार्च के एंड का, जब सीधा एक दिन भी नहीं रुक रहा था, भागा जा रहा था। आपके मन में क्या आ रहा था। इवन दो आप ये चैनल देखते हैं, आपको ये पता था कि ये बाउंस ही होने वाला है, अभिजीत बताता आ रहा है कि इसको नीचे ही आना है, लेकिन आप बाकियों के लिए भी सोचिए। और एक बार सोचिए, आपके मन में भी क्या ये नहीं आया था ऑनेस्टली कि शायद ये ऊपर ना चला जाए। ऐसा तो नहीं मैं छूट गया, मैंने नीचे कुछ लिया ही नहीं और मार्केट भागती चली जा रही है। बिल्कुल कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा लोगों के मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि अरे हम छूट गए। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है, ये मार्केट जो स्मार्ट मनी है ना, इसीलिए हम लोग इसको इतना रिगार्ड करते हैं, इतना इसको रिस्पेक्ट देते हैं मार्केट में, क्योंकि ये खेलते हैं आपके दिमाग से। यही खेल है, जो बाउंस का कैरेक्टर होता है उसका यही काम होता है कि आपको फील कराए कि आप मिस कर गए उस ट्रेन को। मगर ये वो बाउंस का कैरेक्टर कब कहलाता, जब ये यहाँ चल रहा था मार्च में। मगर इसके बाद जो इसने सारी काम किए हैं, वो कोई भी उस फीलिंग को देने में कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो नए लो लगा दिया उल्टा, है ना। तो फिर लोगों के मन में आ गया यार कोई लो तो सेट ही नहीं हो रहा, बार बार नए लो लग रहे हैं, तो फिर ये बाउंस कैसे हो सकता है ना। यही मैं आपको समझा रहा था कि प्राइस क्या बता रहा है कि बाउंस अभी भी हो सकता है, मगर साइकोलॉजी हमें क्यों परेशान कर रही है वो आपको समझा रहा हूँ। तो इसीलिए ऐसे समय क्या करना होता है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मेजर और वेट करना होता है। तो अब आप समझिए कि अगर इसको बाउंस बनना है तो क्या करना पड़ेगा, वो फीलिंग वापस लानी पड़ेगी कि नहीं अब बॉटम लग गया है और यहाँ से अब हम थोड़ा बहुत मिस कर गए हैं, नीचे करेक्शन मिलेगी तो हम बाय करेंगे। वो फीलिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, वो फीलिंग लाने के लिए कि इसको फिर से वो बढ़िया चाल देनी पड़ेगी, जैसी आपने इस दौरान जो मार्च भर में देखी, वैसी चाल आपको यहाँ पे दोबारा से देखने को मिलेगी, तभी ये वो बाउंस माना जाएगा साइकोलॉजिकली। तो यानी प्राइस का और साइकोलॉजी का मैच किससे हो गया,
कि हमें एक चाल अच्छी और क्लियर चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ये प्राउडली कह सकें कि भाई बॉटम लग गया। चार्ट वाले भी आपको बताएं बॉटम लग गया, डोंट वरी, यहाँ पे डबल बॉटम लग गया। इवन कोई पैटर्न का नाम बता देंगे, डबल बॉटम नहीं बताएंगे तो कल को कोई यहाँ पे आपको ऐसे कोई ट्रायंगल बना के दिखा देगा। बताने वाले कुछ भी दिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि उनके लिए प्राइस के पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल बॉटम, ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, ये नहीं गिरता तो यहाँ से दिखाते हेड एंड शोल्डर बन गया, ये तो गिर गया अलग बात है, नहीं तो लोग ये हेड एंड शोल्डर दिखा रहे थे ट्विटर पे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं वही देखते हैं, तो वो कोई ना कोई प्राइस पैटर्न यहाँ देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, कोई भी बनेगा। हमारा काम क्या है, यही साइकोलॉजी को इसीलिए हम ऊपर रखते हैं कि इसको ऊपर, अब प्राइस में तो जाए चाहे ना जाए, साइकोलॉजिकली इसे अब जरूर जाना चाहिए, वरना ये बाउंस नहीं आएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका पहली बात तो समय लेना ज़रूरी है, प्लस ऊपर जाना भी ज़रूरी है। यहाँ नीचे समय लेने से फ़ायदा नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे मार्केट काम करती है और हम क्यों यहाँ पे इतना इंक्लाइंड होके कह रहे हैं कि इसे 24,000 या उससे भी ऊपर थोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ ये आपको क्लियर हो गई। आपके मन में ये फील भी आ जाना चाहिए कि यार लग रहा है हम नीचे छूट गए, अभिजीत की बातों में आ गए और ये निकल गई बस। जिस दिन ये ऐसी फीलिंग आ जाए तब समझ लीजिएगा बाउंस का जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अदरवाइज ये बाउंस अभी नहीं है। तो अगर है तो क्या क्या हो सकता है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर ये नहीं है तो अब क्या होगा, इसकी वजह से इस कांड के कारण और भी कुछ क्लियर हो गया है। अगर ये वो बाउंस नहीं है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है तो आप ये समझ लीजिए अब 21,000 के नीचे जाए बिना ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से एक बाउंस अच्छा आ सकता है, श्योर आ सकता है, लेकिन इसीलिए उसको और अच्छा होना पड़ेगा, जो मैंने डिटेल आपको अभी कुछ मिनट पहले बता दिया है। ठीक है, वरना ये गया पानी में, ये समझ लीजिए। ये नहीं, पूरा यूएस मार्केट भी और ग्लोबल मार्केट भी कम से कम आपको बता दे रहा हूँ 10 से 15%, समझ लीजिए 10 से 15% सारे इंडेक्स अब पहले नीचे जाएंगे। इसकी मुझे क्लैरिटी दिख रही है, अगर ये वो बाउंस नहीं है तो। ठीक है, और ऐसे गैप डाउन्स हमें आगे और मिले तो आश्चर्य मत कीजिएगा, ये भी आज बता दे रहा हूँ आप। लेकिन अभी इसका माहौल गड़बड़ है और एक रीज़न जो मैं आपको चार्ट वाइज दिखा सकता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। विक्स, जो मैंने आपसे कहा था कि क्या हो रहा है, इसका आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। पहले वीकली चार्ट यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा होगा, ऐसे आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी। ये वीकली चार्ट है आपका यूएस का वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये, और इसमें आप देखो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अपने पुराने हाइज के आसपास आता नज़र आ रहा है। मतलब कितना ज़्यादा ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ये हाई जो है 68-70 के आसपास है, आप समझ लीजिए। अगर मैं इसको कैंडल स्टिक कर दूं तो आप ये देखिए, ये हाई इसका 86 है इवन। ठीक है, और आप देखिए अभी हाई जो रिसेंट लगा है 58 के आसपास लगा है। तो आप ये याद रखिए, अभी ये 80-85 भी जा सकता है, कम से कम उसके ऊपर भी जा सकता है। याद रखिए, हमें हिस्टोरिक एक नए हाई वोलेटिलिटी इंडेक्स में दिख सकते हैं, विक्स में दिख सकते हैं, यूएस मार्केट में और अपनी मार्केट में भी। ठीक है, चलते चलते आपको अपनी मार्केट का भी दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स, ये रहा इंडिया विक्स का इंडेक्स। अभी हमारा इंडेक्स में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, आप देख रहे हो हम 20 पे ही हैं। मगर याद रखिए, अगर यूएस का अगर हाइज की ओर बढ़ेगा तो हमारा भी जो है फिर ये जो हाइज है 60-65 का, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बोल्ड स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये हम एक्सपेक्ट करना नहीं चाहते हैं मगर ऐसा हो सकता है। ठीक है, और वो जो मैं सडन फॉल की बात कर रहा हूँ, ऐसे केसेस में ही ऐसे हाइज देखने को मिलते हैं। और इसका बढ़ने का मतलब अगर किसी को अंदाज़ा नहीं है तो याद रखिए, ये वोलेटिलिटी का इंडेक्स है। ये बढ़ने का मतलब वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जैसे कोरोना में हो रहा था, हर रोज़ 10-15% का अप डाउन, याद है ना। आज बस इस लाइन पे ही अपनी बात को फिनिश करूँगा कि बस थोड़ा सा सतर्क रहिए। जुलाई अगस्त तक आते आते एक बड़ा फॉल हमें मिल सकता है। उससे पहले, अभी पहले बाउंस आएगा फिर बाद में गिरेगा, या पहले गिर जाएगा बाद में बाउंस आएगा, ये देखिए मार्केट तय करेगी, ये मैं तय नहीं कर सकता। हमारे लिए बड़ी पिक्चर इंपॉर्टेंट होती है, और बड़ी पिक्चर का मतलब वही है कि हम परेशानी में हैं।
मोस्ट प्रोबेबली पूरा 2025 हम परेशानी में हैं। अगर आपने इस चैनल की बात मानी, अगर आप फैब में निकल गए, वेरी गुड। नहीं मानी, अब आराम से तसल्ली से बैठिए। पैनिक करने से कुछ किसी को हासिल नहीं होता है, और अब तो खासकर अभी कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कुछ लेना भी नहीं है। वो फीलिंग आ सकती है, जैसा मैंने कहा ना, वो अब हमारे व्यू के आप साथ हैं तो आपको लेट ही लेना होगा, ऊपर के लेवल पर ही लेना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते हैं तो फिर सबका अपना अपना तरीका है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ कि जो आपको बताऊँ कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे क्या लगता है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको क्या बता रहा हूँ, वो इस वीडियो का पर्पज़ है। उससे आप कितना सीख सकते हैं, उसका फ़ायदा आप कितना उठा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।